ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके सबके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है वो क्या कुछ आपकी राशि के अनुसार से प्रभाव उत्पन्न करेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, बृहस्पति महाराज परिवर्तन की तरफ गए 1 मई को और उसके बाद 8 मई को अस्त स्थिति में चले गए आगे, और बड़े परिवर्तन होने के योग दिखाई देते हैं। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और साथ साथ शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 2 ग्रह अस्त चल रहे हैं, बड़े विशेष हैं। बृहस्पति भी अस्त चल रहे हैं, शुक्र भी अस्त चल रहे हैं। ऐसे में बृहस्पति का अस्त होना विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके सप्तम भाव में बृहस्पति का पदार्पण 1 मई को हुआ, नई उम्मीदें जागी। बृहस्पति आपकी राशि के अनुसार से इससे पहले 1 वर्ष तक छठे भाव में चल रहे थे और छठा भाव जो है विशेष तौर पर वो रोग का शत्रु का माना जाता है। सप्तम भाव में व्यवसाय की तरफ, नए उत्थान की तरफ, नए कुछ विचार विशेष की तरफ परिवर्तन का सुंदर योग बना और ऐसे में बृहस्पति ने उम्मीद जगाकर बिल्कुल अस्त होने की स्थिति लाते ही ऐसा दिखा देता है कि बहुत सारे कार्यों में आपको लगेगा परिवर्तन का योग ही नहीं बना। लेकिन चिंता ना करें, बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए बहुत जोरदार रहने वाला है, खुशियों को देने वाला है, लाभ देने वाला बिल्कुल। और परिवार में भी, घर परिवार में भी नई खुशियों लाने के योग बनाते के अवश्य योग बनेंगे। ऐसे में लेकिन ये 8 मई से लेकर 2 जून तक बृहस्पति का जो ये अस्त होने का योग है, ये विशेष तौर पर आपको सावधान की थोड़ी सी जरूरत पड़ती दिखाई दे रही है। 8 मई को सुबह 5:10 से लेकर 2 जून को 6:10 तक, सुबह 6:10 तक बृहस्पति रहेंगे अस्त। ऐसे में त्रिग्रही योग भी बनेगा और साथ साथ सूर्य भी इन के साथ साथ दो ग्रहों के साथ आके स्थित हो जाएंगे। 19 मई को शुक्र भी वृषभ राशि में आ जाएंगे, त्रिग्रही योग बन जाएगा और ये सारे के सारे योग विशेष तौर पर कई प्रकार के कष्ट उत्पन्न कर सकते हैं, प्रकृति आपदाएं देने के योग दे सकते हैं। और इसके साथ साथ विशेष तौर पर 2 ग्रह अस्त, देवगुरु और साथ साथ जो दैत्य गुरु है शुक्र है, बृहस्पति और शुक्र दोनों अस्त है सूर्य के कारण से। अस्त होने का कारण क्या होता है? बहुत सारे लोग अस्त को समझ नहीं पाते हैं कि अस्त है क्या वास्तविक तौर पर। सूर्य के सन्निकट कोई भी ग्रह आ जाएगा, 12 साढ़े 12 डिग्री के बीच में कोई भी ग्रह आ जाएगा तो आमतौर पर अस्त मान लिया जाता है। उसकी रोशनी सूर्य के सामने आकर विशेष तौर पर क्षीण पड़ जाती है और वो दिखना आकाश मंडल में बंद हो जाता है, इसलिए उस ग्रह को स्थिति के अनुसार से अस्त मान लिया जाता है। इसको ऐसे समझें जैसे रात्रि में यदि आप कहीं जा रहे हैं, रोड के ऊपर पीछे से कोई बड़ी गाड़ी आ रही है और उसकी लाइट जल रही है, उनकी लाइट के बीच में उस गाड़ी की आकृति आपको दिखाई नहीं देगी, तो क्या होगा? उस तेज लाइट के अनुसार से आपके पीछे जो आकृति है वो सारी की सारी लोप हो गई। यही प्रभाव होता है वास्तविक तौर पर कि आकाश मंडल में जब सूर्य के सन्निकट कोई ग्रह आ जाता है तो बाकी सारे ग्रह सूर्य के प्रभाव में आकर निस्तेज हो जाते हैं और वो उनका प्रभाव शून्य हो जाता है। लेकिन वो ग्रह है वहीं पर है, लेकिन कमजोर अवस्था में, बहुत क्षीण अवस्था में। तो इस बात को हमको समझना चाहिए कि बृहस्पति आपके सप्तम भाव में जो पदार्पण करने के योग बनाए हैं वो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए आपको, सर मुंडाते ही होले बढ़ने के योग बन सकते हैं, तो इसलिए जो भी काम करें बहुत सोच समझकर विचारों को ध्यान में रखते हुए। इस वक्त विचार का ग्रह, बुद्धि का ग्रह, ज्ञान का ग्रह अस्त है, चाहे वो आपके 2 ग्रहों की स्थिति, शुक्र वहीं के स्वामी है, वो भी वहीं पदार्पण करके सुंदर योग बनाएंगे और ऐसे में उसका भी, उनकी भी अस्त चल रही है। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि जब शुक्र अस्त हो जाता है तो विवाह, नए मुहूर्त इत्यादि, घर का मुहूर्त, देव प्रतिष्ठा सब बंद कर देनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो लगातार इन सब बातों को जानने का प्रयास नहीं करते, फिर जीवन में कष्ट होते हैं, तब हमको कई प्रकार के जीवन में जो विशेष तौर पर कर्म भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए शास्त्र के दृष्टिकोण से, शास्त्र के मतों को अवश्य जीवन में स्थान देने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो ये बृहस्पति का परिवर्तन जो विशेष तौर पर हो रहा है, ये आपकी राशि के अनुसार से सुनिए क्या क्या कर सकता है। बृहस्पति का प्रभाव सप्तम भाव से पर भी है, क्योंकि सप्तम भाव पदार्पण चल रहा है बृहस्पति का। लग्न को देख रहे हैं, एकादश को देख रहे हैं, तृतीय को देख रहे हैं। लग्न यानी आपका स्वयं का व्यक्तित्व, सब एकादश भाव, लाभ का भाव, इनकम का भाव। तृतीय भाव पार्टनर का भाव, मित्र का भाव, पराक्रम का भाव, ये सारे के सारे प्रभावों पर बृहस्पति ने जो शुभ फल देना था। इससे पहले बृहस्पति की स्थिति क्या थी? वो शनि से दृष्ट चल रहे थे
मई से पहले पहले वो परिवर्तन का योग बना है। और शनि के दृष्टि पढ़ने पास होने के कारण से पूरे वर्ष बृहस्पति कुछ लाभ जो देना चाहिए था, छठे भाव में बैठकर आपकी राशि के अनुसार से कम धन और मान तो दोनों को देने के योग बना ही रहे थे, लेकिन उसमें भी शनि की दृष्टि पड़ रही थी तो बृहस्पति वहां पर पाप युक्त हो गए थे। तो ऐसे में अब बिल्कुल शुद्ध अवस्था में बृहस्पति का सुंदर योग बना, लेकिन परिवर्तन करते ही 8 मई को बृहस्पति हो गए अस्त। चिंता ना करें, बहुत देर इस संकट के बादल रहने वाले नहीं है। 2 जून को पुनः जागृत होकर सुंदर तरीके से बृहस्पति का ये परिवर्तन होने का ये योग बनेगा। विशेष तौर पर आपके लिए बहुत अच्छा आने वाले समय में लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे। ऐसे में कुछ खास उपाय आपको करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति अस्त है। तो हल्दी का टीका अपने माथे पर नित्यपति लगा सकते हैं, पीली चीजों का दान करने का प्रयास करें। यहाँ एक बात और समझने का हमको प्रयास करना चाहिए कि बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न कर देते हैं। कुछ दिनों में पहले एक व्यक्ति ज्योतिषी जो कहते हैं, वो बोल रहे थे कि जो ग्रह आपका सबसे शक्तिशाली है उस चीजों का दान करोगे तो उसका शुभ प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाएगा। यदि दान करते वक्त आप ये सोच के दान कर रहे हैं तो कि उससे मुझे लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं या इससे ऐसा होगा वैसा होगा, तो उससे समझ लीजिए उस दान को फायदा नहीं है। दान तो विषय मुक्त होकर करने का प्रयास करना चाहिए, सृष्टि के अनुसार से कि हमने परमात्मा कर्तव्य समझकर, दायित्व समझकर ये कार्य किया है। अब ईश्वर की कृपा है कि जो कुछ हमारे कर्म के अनुसार से अवश्य में गुप्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। बहुत सारे लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का जगह अनेक कहानियां सुनाकर अनेक भ्रांतियां उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो इस भ्रांति को हटाइए कि यदि कोई ग्रह शुभ है और चीजों को दान कर देंगे तो उसका शुभत्व, दान करने से तो शुभत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा, शुभत्व घटेगा नहीं। ये वो चीज नहीं है कि आपके 100 रुपए आपके अकाउंट में और आप 5 रुपए दान कर देंगे तो आपके 95 रुपए आपके पास रह जाएंगे। दान करने से जो आप दे रहे हैं उससे कई गुना अधिक पुण्य आपके अकाउंट में जो जमा हो जाएगा वो आपके जीवन में, लेकिन धन तो आज है कल जा भी सकता है, लेकिन जो पुण्य है वास्तविक तौर पर वो अक्षय रहते हैं और अद्भुत प्रकार से आपके जीवन में शुभ करने का योग बनाते हैं। तो ये मनी पैसों की लेन देन नहीं है, ये पुण्यों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसको इस प्रकार से समझने का प्रयास करें। तो जैसा हम कह रहे थे, पीली चीजों का दान, ब्राह्मणों की सेवा, ज्ञानीजन की सेवा, ये अवश्य लेने का प्रयास करें। केसर का एक बार नित्य प्रति अपने माथे पर टीका लगाए, अपने भोजन में केसर को स्थान देने का प्रयास करें। दूध इत्यादि में एक बाल केसर का लगातार आने वाले ये जो 25 दिन का योग है, तो कम से कम हर रोज एक बाल केसर हर रोज खाना शुरू कर दीजिए। देखिएगा ये बृहस्पति का अस्त होना आपके लिए उतना जितना प्रभावित दिखाई दे रहा है उतना नहीं रहेगा। इन उपायों को करकर सुंदर तरीके से यदि उपाय कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए परिवर्तन का योग बनेगा। बृहस्पति आपकी राशि के अनुसार से बड़े इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी हो, धन के भी स्वामी है और बुद्धि के भी स्वामी। इन दिनों आप देख सकते हैं कि बृहस्पति के इन परिवर्तन के कारण से बुद्धि में भी कम विशेष तौर पर इन सब फैक्टरों में लाभ नुकसान होने के योग बन सकते हैं। इसके साथ साथ आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र भी हैं और वो भी विशेष तौर पर अस्त चल रहे हैं, तो वो भी समस्या का कारण है। तो इन सबका उपाय करें, गौ सेवा लगातार करने का प्रयास करें। यदि ये उपाय करेंगे तो 2 जून तक जो ग्रहों का योग है आपके लिए निष्क्रिय रहेगा, उसका नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। करिए, कल्याण होगा। हमने ज्योतिष दृष्टिकोण से इन सब चीज़ों को अध्ययन बहुत लंबे समय तक किया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये पूर्वाभास हो जाता है और कैसे ये ज्योतिष की गणनाएं जो हैं वो आपके भविष्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें सटीक रूप से बता देती हैं। एक व्यक्ति, मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, पिताजी के साथ ज्योतिष का अध्ययन करने का अवसर मिलता था। हमारे पास एक बहुत मूर्धन्य देश के व्यक्ति, बड़े व्यक्ति, जो किसी बहुत बड़े उपराष्ट्रपति के भारत के उपराष्ट्रपति के पीए थे, वो जन्मपत्री दिखाने आए पिताजी के पास और बड़े परेशान थे उन दिनों बड़े परेशान थे। जन्मपत्री जब दिखाई उन्होंने तो कहा, जब जन्मपत्री देखी तो उन्होंने सीधा सीधा प्रश्न किया कि मेरी उम्र कितनी है आचार्य जी, ये बताएं। तो पिताजी ने जन्मपत्री देखी, मैं वहीं बैठा हुआ था, मैं बहुत छोटा था, ज्योतिष सीखता था, याद अभी भी है, वैसी घटनाक्रम थी। और जब जन्मपत्री देखी उनकी, तो उनकी जन्मपत्री में एक विशेष प्रकार का योग था। उन्होंने कहा कि मुझे ज्योतिषी ने बताया है कि मेरी मृत्यु इस दिन होती दिखाई दे रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या जीवन का अंतिम समय आ गया है। पिताजी ने भी जन्मपत्री देखी और जन्मपत्री मुझे भी समझाया उस विषय को। तो जब हमने जन्मपत्री देखी तो उसके अंदर एक ग्रह जिसके कारण से वो मृत्यु का योग बन रहा था, वो विशेष तौर पर अवस्था, किस अवस्था में था वो हमने देखा नहीं। जैसे अभी हम बृहस्पति के बारे में बता रहे हैं कि उदित अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, और या विशेष तौर पर सुप्तादि अवस्था में, जागृत अवस्था में, वृद्धादि अवस्था में, तो वो जो ग्रह था विशेष तौर पर उनका स्वप्न अवस्था में था।
वो स्वप्न आदि अवस्थाएं हमारे यहाँ विशेष तौर पे बताई गई हैं। जागृत, स्वप्न, प्रगाढ़ इत्यादि हर ग्रह की ऐसी अवस्था भी होती है। तो जब हमने जन्मपत्री देखी तो उस समय में यही निष्कर्ष निकाला कि महाराज जिसने जन्मपत्री देखी है बहुत बढ़िया तरह से देखी है और उसने मृत्यु का जो प्रेडिक्शन किया है बिल्कुल सही है। लेकिन हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन उपराष्ट्रपति के साहब जो पीए साहब थे उनको यह बताया कि चिंता मत करो, तुम्हारी मृत्यु होगी भी और तुम जिंदा भी रहोगे। वो बोला नहीं, साफ साफ बताइए क्या मतलब हुआ इसका। उनको बताया गया कि भाई आपका जो ग्रह है विशेष तौर पर जो दिखा रहा है मृत्यु योग बना रहा है वो स्वप्नादि अवस्था के अंदर है, तो मृत्यु का कारक जो बनेगा वो स्वप्न में मृत्यु होने के योग बनेंगे, लेकिन जब स्वप्न से बाहर आएंगे तो जागृत अवस्था में रहेंगे आप। तो सोचें उस व्यक्ति का वो समय निकला और जो इतना मेंटल टॉर्चर में था कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो उपाय था, ज्योतिष इतनी सूक्ष्म है, आपके मनोमस्तिष्क में विचार में कोई स्वप्न भी आ रहा है तो आप समझ लीजिए वो ज्योतिष की ग्रह गणना के अनुसार से प्रेडिक्शन किया जा सकता है। जी हाँ, तो यदि वो हमारे अध्ययन में आ जाती हैं, अब इतनी ज़्यादा जो ज्योतिष इतना गूढ़ विज्ञान है, इतना गूढ़ विज्ञान है कि उसकी हज़ारों लाखों विज्ञान की पुस्तकें हैं। कहाँ कब कौन सी पुस्तक कौन से योग कहाँ विचारों मस्तिष्क में आ गए हैं और उनको सबको देखकर अध्ययन कर कब ज्योतिषी के मनोमस्तिष्क में वो भाव आ जाता है और किस प्रकार से वो गणनाओं के माध्यम से वो भविष्य की दृष्टा को देखते हुए, भविष्य के योगों को देखते हुए आपके इस जीवन में भविष्यवाणी करने के योग बनाते हैं और उसको बहुत गहन चिंतन करके। तो ये घटना हमने आपको बताई और वो व्यक्ति जीवित रहा और उसके बाद पिताजी का शिष्य रहा। बहुत वर्षों तक हमें याद है कि वो जीवन आश्रम पे आते रहे। और देखिए ये ज्योतिष जो है विडंबनाओं का नहीं, परेशानी में डालने का नहीं, परेशानी से निदान करने का, परेशानी से निकालने का योग है। तो हम हर सकल पदार्थ हैं जग माही कर्महीन पुरुष पावत नहीं। यदि आपके जीवन में कुछ अशुभ का योग है भी, यदि आपके जीवन में कुंडलियों में कोई अशुभ योग है भी तो उनको ठीक करने का रास्ता हम अपना सकते हैं। देखिए अब इसको सिद्धांतिक तौर पे ये समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में कोई घटनाक्रम का कुछ योग बने हैं तो किस कारण से बने, कर्म के अनुसार से बने। कोई दुष्कर्म करेंगे तो दुष्योग बन जाएगा, अशुभ योग बन जाएगा, शुभ कर्म करेंगे तो शुभ योग बनेंगे। तो इसी प्रकार से जो अशुभ योग बने हैं वो शुभ कर्म करने से ठीक हो जाते हैं। आपके हाथ में कोई रेखा है, मैं अपना स्वयं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे हेडलाइन में जब मैं छोटा था तो उसके अंदर एक द्वीप चिन्ह था। अब जब पिताजी ने जब ज्योतिष सिखा रहे थे तो कहा कि द्वीप चिन्ह यदि किसी भी लाइन में आ जाए तो अच्छा नहीं होता। अब हमने कहा भाई कैसे ठीक करें इसको, अब ये तो है। तो पिताजी ने कहा नित्य प्रति ध्यान किया करो, नित्य प्रति ध्यान किया करो। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने ये बताया कि वहाँ पे नित्य प्रति ध्यान करो, ये लाइन हट जाएगी, ये लाइन हट जाएगी, विचार नित्य प्रति। और आप सत्य माने वो लाइन, वो द्वीप चिन्ह, आइलैंड का चिन्ह जो हेडलाइन के अंदर था वो हट गया, गायब हो गया, कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ज्योतिष एक प्रत्यक्ष चीज़ है, प्रत्यक्ष विज्ञान है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन सब सिद्धांतों को समझा जा सकता है। हमने दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में इन सब कार्यों को सुंदर तरीके से करके देखा है और समय समय पर हम विभिन्न उत्सवों के माध्यम से हम उन सब कार्यों को करते भी हैं जो हमारे ज्योतिष विज्ञान के दृष्टिकोण से, पंचांग के दृष्टिकोण से हमको समझना पड़ेगा। ज्योतिष एक आध्यात्मिक विषय है और आध्यात्मिक ऋषि मुनियों ने जब इसका सृजन किया तो उसका निदान, कारण जानना और कारण किस प्रकार से, और उस समस्याओं का जो कारण जानने के बाद समस्या आई तो उसका निदान किस प्रकार से होगा, उसके समस्त रास्ते हमारे जन्मपत्री जो ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत बताए गए हैं। एक गणित विज्ञान है और एक निराकरण विज्ञान है जिसके अंदर निदान के समस्त उपाय बताए गए हैं। मंत्र विज्ञान, दान विज्ञान, मंत्र विज्ञान के अनुसार से पुराण इत्यादि में जितने दान की पद्धति बताई गई है, जितने मंत्र जप की पद्धति बताई गई, यज्ञ इत्यादि की पद्धति बताई गई है, वो सारे के सारे निदान की पद्धति के रूप में बनाए गए हैं। और हमारा विषय जो हम इस चैनल के माध्यम से, अपने आश्रम के माध्यम से आप सबके समक्ष रखते हैं वो पौराणिक मत को रखने का प्रयास करते हैं। आज की तारीख में ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत यदि हम समझें बहुत सारे टोटकों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि कुछ भी ऐसे ऐसे टोटके बताने का प्रयास करते हैं। लोग ज्योतिष के संबंध में विडंबना उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ऐसा नहीं, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से प्रत्यक्ष कैसे कैसे ठीक रूप से, यदि आप यजुर्वेद संहिता को उठा के देखें, यजुर्वेद को भी उठा के देख लीजिए तो उसमें उसके अंदर सहस्त्रों उपाय यज्ञ के द्वारा चीज़ों को ठीक करने की, मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए सहस्त्रों लाखों मंत्र बताए गए हैं, लाखों पद्धतियां बताई गई हैं उन सब को। और ज्योतिष में विज्ञान के अंदर जो पंचांग आप देखते हैं, पंचांग के बारे में हमने कुछ देर पहले भी बात की थी, उसके अंदर विभिन्न समय पर विभिन्न उत्सव आते हैं। वो विभिन्न उत्सव जो है वो विशेष तौर पे आप समझें वो एक मुहूर्त है कि जिस समय में यदि आप उस कार्य को कर लोगे तो आपके द्वारा किया गया पुण्य कई गुना अधिक हो जाएगा। और जब पुण्य अधिक हो जाएंगे तो समस्या का निदान का मार्ग मिल जाएगा। तो जैसे सोमवती अमावस्या आ रही है, प्रदोष के योग आ रहे हैं,
होली, दीपावली, ये सब जो अक्षय तृतीया इत्यादि, ये सब जो मुहूर्त आते हैं ये विशेष तौर पर बड़ा महत्व रखते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो पुराणों के अंदर, विभिन्न शास्त्रों के अंदर इन सब उत्सवों के माध्यम से विभिन्न कर्म करने के रास्ते बताए गए, कर्मकांड के सिद्धांत के अनुसार से बताए गए हैं। उन कर्मों को कर कर आप सुंदर तरीके से, हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न आपकी बातें रखते हैं, विभिन्न कथाएं रखते हैं इस बारे में कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से कैसे, कौन सी हर चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ज्योतिष के अंदर, उन सब सिद्धांतों को बहुत सुंदर रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप समझें ज्योतिष किस प्रकार का विज्ञान है, और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से इन सब कार्यों को सुंदर तरीके से आश्रम पर करने का जो व्यवस्था बनाई, हमारे पिताश्री आचार्य केशव देव जी महाराज ने पिछले करीब 50 सालों से ये सुंदर आश्रम कार्य कर रहा है। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर जमुना पार्क में स्थित है। यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का, दुर्गा का बहुत सुंदर चमत्कारी श्री विग्रह जो मुल्तान से यहाँ पधारा, वो आज भी यहाँ विराजमान है। उनके सानिध्य में आज भी विवेकानंद योगाश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ करने की व्यवस्था चल रही है। गौशाला की सुंदर सेवा, गाय की सुंदर सेवा करने की व्यवस्था है। अस्पताल है जो विवेक योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हज़ारों लोगों की सेवा कर रहा है। भारत सरकार के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है, और बहुत सारे सहस्त्रों लोग यहाँ आकर अपना उपचार कराते हैं योग प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में। मुद्राओं के संबंध में तो अद्भुत कार्य हमने करके दिखाया, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का। आज हमने आपको विशेष तौर पर एक मुद्रा बताई कि बृहस्पति ठीक नहीं चल रहा है, तो उसके दोषों को ठीक करने के लिए ज्ञान मुद्रा। वैसे तो ये मन को शांत करने वाली है। भगवान बुद्ध इसी पोज में, ज्ञान मुद्रा में, बहुत सारे अपने सहस्त्र फोटो के अंदर, मूर्तियों के अंदर आपको दिखाई दे जाएंगे। भगवान कृष्ण ने भी गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया। कहा जाता है प्रपन्न पारि जाता है तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। तो ये ज्ञान मुद्रा अद्भुत है। तो आपका जो बृहस्पति अशुभ फल दे रहा है इन दिनों, आप उसके लिए ये ज्ञान मुद्रा करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, देखिएगा लाभ प्राप्त होगा। और साथ साथ इन ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से जो हो रहा है वो तो हमने आपको बताया ही। इसके बाद भी आपको बहुत गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। आपकी मूल सबके लिए खराब नहीं है। अब जैसे एक राशि के बारे में बताया कि खराब है, अच्छा है, तो हो सकता है उस आपकी दशा, अंतरदशाएं बहुत सुंदर चल रही हैं, या हो सकता है ग्रह शुभ प्रभाव कर रहा है तो ग्रह अंतरदशाएं जो है अशुभ चल रही हो, तो वो प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उस सब संबंध में आपको अच्छा ये है कि अपनी जन्मपत्री को पूरी तरह से विचार विमर्श समय समय पर कराते रहें। उन सब समय का आपको आभास होता रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इस बात से डर जाते हैं कि सहस्त्रों, मेरे अब बहुत सारे देखे हैं कि ऐसे लोग आज ज्योतिष के दृष्टिकोण से 4-4 दिन पढ़कर ज्योतिष विज्ञान के आचार्य बन जाते हैं, और विशेष तौर पर ऐसे ऐसे उपाय, ऐसे ऐसे लोगों को लूटने का तरीका बनाते हैं। ज्योतिष पैसे कमाने का तरीका नहीं है। हमारा ये उद्देश्य ज्योतिष की वास्तविक स्वरूपों को आपके समक्ष रखने का है। और बहुत सारे लोग इन भ्रांतियों में फंस जाते हैं कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक उपाय बता दिए जाएंगे। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सरलता से, बहुत सीधी तरीके से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी को पैसे खर्च किए हुए, कोई नग ना बताकर, कोई बहुत बड़ा उल्टा सीधा प्रयोग ना बताकर, बहुत सारी किसी विडंबना से, सब समस्त विडंबनाओं से हटके सीधे साधे तरीके से ज्योतिष के विज्ञान को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आप समझेंगे और लाभ लेंगे।